रात के 11 बजे का समय था। तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर, जो दिन में बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन रात होते ही एक डरावना रूप ले लेता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ कोई अनजान परछाई रात को घूमती है, लेकिन किसी ने उसे ठीक से देखा नहीं था। रिया, एक युवा पत्रकार जो सच्चाई की तलाश में हमेशा आगे रहती थी, इस गांव में आई थी। उसे किसी ने बताया था कि यहाँ एक पुराना हवेली नुमा गेस्ट हाउस है, जहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। रिया को इन अजीब चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी। गेस्ट हाउस में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। उसने वह ले लिया। रिसेप्शन पर बैठे रामलाल ने उसे चेतावनी दी, मैडम, रात 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भी मत खोलना। रियल मुस्कुराई और बोली, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। रामलाल ने बस एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। रात के 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। रिया अपने लैपटॉप पर गांव के इतिहास के बारे में पढ़ रही थी। तभी खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां हिलती हुई दिखीं। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रिया चौंक गई। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब दस्तक तेज हो गई। अब रिया को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की पीप होल से बाहर झांका और उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के बाहर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काले रंग की हुडी पहने परछाई खड़ी थी। दस्तक तेज होती जा रही थी। रिया ने घबराकर लैपटॉप बंद किया और अपने बैग से टॉर्च निकाल ली। उसने रामलाल की चेतावनी याद की, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, लेकिन वह पत्रकार थी, उसे सच्चाई जाननी थी। अचानक दस्तक बंद हो गई। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से पीप होल से दोबारा झांका। परछाई गायब हो चुकी थी। क्या ये मेरा भ्रम था? उसने खुद से सवाल किया। वह थोड़ा हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर बढ़ी। खिड़की से बाहर देखा तो गेस्ट हाउस के बगीचे में वही परछाई खड़ी थी। अब की बार वह धीरे धीरे हवेली के पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही थी। रिया ने तुरंत फोन उठाया और कैमरा ऑन कर दिया। वह सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी। परछाई कुएं के पास जाकर रुक गई और फिर अचानक ही कुएं के अंदर कूद गई। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह सब असली था या कोई भ्रम? तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर पानी गिरा था, लेकिन छत से कोई रिसाव नहीं हो रहा था। अब रिया को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव का रहस्य। अगली सुबह वह रामलाल से मिली और रात की घटना के बारे में बताया। रामलाल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था मैडम। वो परछाई एक आत्मा है जिसका इस गांव से गहरा रिश्ता है। रिया चौंक गई। आत्मा? लेकिन क्यों? रामलाल ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, आज से 50 साल पहले इस गेस्ट हाउस में एक लड़की रहती थी, वेदिका। वह गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी, लेकिन एक दिन अचानक वह कुएं में गिरकर मर गई। गांव वाले कहते हैं कि वह किसी की साजिश थी, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता। रिया अब और भी ज्यादा इस रहस्य को जानना चाहती थी। मुझे उस कुएं के पास जाना होगा, उसने फैसला किया। रामलाल घबरा गया। नहीं मैडम, अगर आपने ऐसा किया तो आप भी उस परछाई का शिकार हो सकती हैं। लेकिन रिया ने ठान लिया था। रिया ने रामलाल की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने कैमरे और टॉर्च को कसकर पकड़ा और गेस्ट हाउस से बाहर निकल गई। सुबह की हल्की रोशनी में भी हवेली और कुआं किसी डरावने खंडहर की तरह दिख रहे थे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, एक अजीब सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। कुएं के अंदर झांकते ही रिया की सांसें थम गईं। नीचे पानी काला और स्थिर था, लेकिन उसमें हलचल हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया तेजी से मुड़ी। रामलाल था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आइए, ये कुआं श्रापित है। रिया ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कुएं की दीवार पर उकेरी गई अजीब आकृतियों को गौर से देखा। कुछ पुराने अक्षर मिट चुके थे, लेकिन एक नाम साफ दिख रहा था, वेदिका।
रामलाल, सच बताइए, क्या गांव वालों को पता है कि वेदिका की मौत एक हादसा नहीं थी? रामलाल ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, सिर्फ कुछ लोगों को। पर जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। तभी कुएं के पानी में भंवर बनने लगा, पानी उफनने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया का कैमरा अचानक बंद हो गया और तभी एक तेज चीख गूंजी। रिया और रामलाल के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। कुएं से सफेद धुएं जैसी आकृति निकली और हवा में आकार लेने लगी। अब वह आकृति एक लड़की की तरह दिख रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद झिलमिलाता लहंगा और सूनी आंखें। रिया कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन आत्मा ने उसकी ओर इशारा किया। सच्चाई जाननी है? आत्मा की फुसफुसाती आवाज हवा में तैर गई। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वेदिका की आत्मा के होंठ हिले, लेकिन आवाज की जगह चारों ओर भयानक कोलाहल गूंजने लगा। अचानक रिया के दिमाग में अजीब सी तस्वीरें दौड़ने लगीं। एक आदमी, लंबे बाल, लाल टीका, हाथ में छुरा, एक चीख। वेदिका का चेहरा डर से सफेद, गांव की पंचायत, एक गुप्त वादा। रिया को झटका लगा। उसके सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह जमीन पर पड़ी थी। रामलाल उसके पास झुका हुआ था। क्या हुआ? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, अब आपको सच जानना ही होगा मैडम। वेदिका की हत्या हुई थी और हत्यारा। तभी हवा में वही खौफनाक दस्तक गूंजने लगी। कोई आ रहा है। रिया की सांसें तेज हो गईं। दस्तक फिर से गूंज रही थी, इस बार और भी जोर से। रामलाल की आंखों में घबराहट थी। मैडम, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने रिया का हाथ खींचा, लेकिन रिया अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। नहीं, मुझे सच जानना है, उसने दृढ़ता से कहा। कुएं से आती ठंडी हवा में एक साया उभरने लगा। यह वही परछाई थी जो रात को दस्तक दे रही थी, लेकिन इस बार यह और स्पष्ट थी। हत्यारा कौन था? रिया ने चीख कर पूछा। परछाई का आकार बदला और अब यह किसी इंसान जैसी लगने लगी। अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही गुनहगार निकला। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब? रामलाल कांपते हुए बोला। जमींदार का सबसे भरोसेमंद नौकर भैरव, वही वेदिका से प्रेम करता था, लेकिन जब वेदिका ने उसे ठुकरा दिया तो उसने गुस्से में आकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। तभी रिया के फोन की फ्लैशलाइट अपने आप जलने लगी और कुएं की दीवार पर कुछ उभरने लगा। खून से लिखे शब्द, भैरव जिंदा है। रिया के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या? भैरव अब भी जिंदा है? रामलाल के चेहरे पर पसीना छलक आया। हाँ मैडम, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उसने आत्मा को खुश करने के लिए तंत्र मंत्र सीखा और तब से गायब हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी यहीं कहीं छिपा है और जो भी वेदिका की सच्चाई जानना चाहता है वह उसे खत्म कर देता है। अचानक झाड़ियों से सरसराने की आवाज आई। रिया ने टॉर्च घुमाई। एक आदमी वहां खड़ा था, लंबे सफेद बाल, लाल टीका और गहरे काले कपड़े। उसकी आंखें किसी सर्प की तरह चमक रही थीं। तो तुम्हें सच्चाई जाननी थी? उसकी गूंजी हुई आवाज में ठंडक थी। रिया के हाथ पैर जम गए। भैरव, भैरव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था पत्रकार साहिबा, अब तुम भी उसी कुएं में जाओगी। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से सफेद धुएं की एक लहर उठी। अब और नहीं, वेदिका की आत्मा गूंजी और अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। भैरव जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। रिया ने देखा, भैरव का शरीर कांप रहा था और अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरा नहीं था, मुझे जिंदा रहना था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेदिका की आत्मा ने हवा में आकार लिया और भैरव को जकड़ लिया। अब तू भी उसी अंधेरे में जाएगा जहां तूने मुझे भेजा था। भैरव ने एक आखिरी चीख मारी और उसका शरीर हवा में उठ गया, कुएं के ऊपर, और फिर सीधा अंदर गिर गया। तेज हवाएं चलीं और कुएं का पानी उबलने लगा। रिया और रामलाल पीछे हटे। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। रिया ने कुएं की ओर देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। वेदिका की आत्मा भी अब कहीं नहीं थी।
सब खत्म हो चुका था। रामलाल ने गहरी सांस ली। अब गांव को उसका इंसाफ मिल गया मैडम। रिया ने अपना कैमरा देखा। पूरा हादसा रिकॉर्ड हो चुका था। अब वह दुनिया को यह कहानी बताएगी। गांव का सबसे बड़ा रहस्य अब उजागर हो चुका था।